जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपना परिवार प्रतीश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। सेट नंबर 2 और ये बुक जो है वो एसडीएम राहुल सिन्हा सर जी का है, याद रखिएगा। और एसआरएस क्लासेस के द्वारा निकाला गया है। वॉल्यूम 1 ये बुक है और इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम पहले करा चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको तभी मिलेगा जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। और इसका सोल्यूशन भी बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है। और जब 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिएगा उसके बाद हम पीडीएफ देना शुरू कर देंगे इसका। और भी बुक का पीडीएफ हम दे रहे हैं, फ्री में ही सब दे रहे हैं पीडीएफ टेलीग्राम पे। तो जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। और बिहार पुलिस का भी सेट लगा रहे हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। पहला प्रश्न है, ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन कहलाती है। तो ये कहलाता है बर्फानी तूफान, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बर्फानी तूफान। अगला प्रश्न, और हरमट्टम के बारे में कुछ बताते हैं। तो हरमट्टम जो है वो सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली एक गर्म एवं शुष्क हवा है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई जाती है। तो कौन सा देश के पूर्वी तट के निकट पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट पाया जाता है। और ग्रेट बैरियर रीफ की विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, याद रखिए, ग्रेट बैरियर रीफ। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिक्त घाटी में बहती है। तो कौन सी नदी रिक्त घाटी में बहती है। तो ये जो बहता है वो तापी नदी हो जाएगा, ताप्ती नदी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी का ही पुराना नाम तापी नदी था, याद रखिएगा। और पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है और इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। और तापी नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के पास से निकलकर कैंपे की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में गिर जाता है, याद रखिएगा। और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर ही बहता है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं। तो विश्व का अन्न भंडार की बात करें तो ये कहते हैं शीतोष्ण घास स्थल को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, शीतोष्ण घास स्थल। अगला प्रश्न है, बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था। तो बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त जो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी आंसर है इसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था, याद रखिएगा। और मार्च 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो किसने स्थापित करने की अनुमति दिया था। तो ये जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर है इसका, जहांगीर। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो 1599 में किया गया था स्थापना। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 में किया गया था। और ये 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए एकाधिकार पत्र दिया था। और मुगल शासक और कुछ बताते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया उस समय भारत में मुगल राजवंश का जो था शासक वो अकबर था। और 1556 से लेकर के 1605 तक इसका शासनकाल रहा था। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का जो शासनकाल था वो 1558 से लेकर के 600 एडी तक था। भारत के मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था, तो ये तुगलकाबाद हो जाएगा, तुगलकाबाद। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। तो सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी। तो चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की बात करें तो ये किए थे वसुमित्र। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, वसुमित्र। और बौद्ध प्रश्न से आया है प्रश्न, तो प्रथम बौद्ध संगीति याद रखिए राजगृह में हुआ था। और फिर ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, महाकश्यप अध्यक्ष था। और अध्यक्षता किया था महाकश्यप। और 483 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था, ये याद रखिएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो ये हुआ था 98 ईस्वी में, याद रखिएगा।
चौथी बौद्ध संधि 98 ईस्वी में, और ये कुंडल वन में हुआ था, और इसका अध्यक्षता जो किया था वसुमित्र, और इसका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संविधान द्वारा अधिकतम आयु निर्धारित किया गया है। तो संविधान द्वारा अधिकतम आयु निर्धारित की बात करें तो ये किया गया है 65 वर्ष। ऑप्शन डी आंसर है इसका, 65 वर्ष, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार ही राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा एक उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, याद रखिएगा। और वह न्यायाधीश तब तक पद पर धारण रहते हैं जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लें। तो 65 वर्ष तक या फिर 5 वर्ष तक ऐसा रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र बैंक है? तो निजी क्षेत्र बैंक की बात करें तो ये हो जाएगा IDBI बैंक। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका, IDBI बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो मंदिर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के सीमा के स्थित है, समीप है, याद रखिएगा। और ये चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ के लिए जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, उसके बाद पीडीएफ मिलेगा इसका। और सबका पीडीएफ मिल रहा है, फ्री में ही दे रहे हैं टेलीग्राम पे। अगला प्रश्न है, स्वर्ण को किस धातु के मिश्रण से कठोर बनाया जाता है? तो स्वर्ण को जो बनाया जाता है वो तांबा से बनाया जाता है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, तांबा मिला करके कठोर बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिम घाट से नहीं होता है? तो कौन सा नदी का नहीं होता है? तो ये हो जाएगा महानदी का। ऑप्शन ए आंसर है इसका, महानदी। और वहीं इसकी बात करें तो महानदी का उद्गम स्थल जो है वो छत्तीसगढ़ के धर्मंतरी जिले में है, के समीप होता है, याद रखिएगा। और ये जो नदी है लगभग 815 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप गिर जाता है, उड़ीसा के कटक में वहाँ पे गिर जाता है, याद रखिएगा। और ब्राह्मी तथा बैतरणी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा, महानदी की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टेम में उत्तक विभाजन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तक विभाजन की बात करें तो उत्तक विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, उत्तक विज्ञान। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना लिखित त्यागपत्र किसको संबोधित करके प्रस्तुत करता है? तो ये किसको प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा कोई नहीं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और फिर इसका आंसर जो होगा वो भारत के राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। और फिर अनुच्छेद 56 के बारे में बताते हैं। तो अनुच्छेद 56 के अनुसार अपने पद का ग्रहण तिथि से 5 वर्ष तक अवधि तक बने रहता है राष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पुनः राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो कौन सा वर्ष में ये प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये प्रारंभ हुआ था 1942 में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, याद रखिएगा। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, और ये 14 जुलाई 1942 को वार्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 14 जुलाई को किया गया था, इसका समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नहीं के बारे में बोल रहा है। तो ये जो नहीं दिया जाता है सिविल प्रशासन के क्षेत्र में। ऑप्शन डी आंसर है इसका, सिविल प्रशासन के क्षेत्र में, याद रखिएगा। और वहीं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो स्वीडन के वैज्ञानिक डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के स्मरण में 1901 से दिया जाता है, याद रखिएगा। 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? तो फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कि उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। ऑप्शन ए आंसर है इसका, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। निम्नलिखित सुधार उपायों में से किसको अब तक भारत में पूरी तरह कार्यान्वित कहा जा सकता है? तो ये कहा जाता है मध्यस्थों का उन्मूलन। ऑप्शन डी आंसर है इसका, मध्यस्थों का उन्मूलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में बात करें तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखे थे मार्क्स और एंजेल्स, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, मार्क्स और एंजेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अत्यंत पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लिए आरक्षण की सलाह दी थी?
तो ये जो दिए थे वो दिए थे मंडल आयोग। ऑप्शन बी आंसर है इसका, मंडल आयोग, याद रखिएगा। और भारत में मंडल आयोग जो आया था वो 1 जनवरी 1979 को तत्कालीन जनता पार्टी सरकार द्वारा गठन किया गया था। और इस आयोग के कार्य क्षेत्र जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत में राज्यों का सीमा बदलने का पास जो है वो संसद के पास होता है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, संसद, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार सांसद विधि द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। और किसी राज्य क्षेत्र जो है, और इसके अनुच्छेद के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है वर्णन, भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ का कहा गया है, ये सब याद रखिएगा। और अनुच्छेद में भारत संघ के क्षेत्र में प्रवेश या स्थापना से संबंधित उपबंध है। अगला और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल का उल्लेख करता है? तो ये जो करता है वो अनुच्छेद 360 करता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 360, याद रखिएगा। और वहीं और कुछ बताते हैं तो अनुच्छेद 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 में। और अनुच्छेद 356 की बात करें तो अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। और 360 में वित्तीय आपातकाल है, ये सब है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य आपातकाल से संबंधित उपबंध है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया था? तो ये लूनर कोडेक्शन मिशन था, याद रखिएगा, लूनर कोडेक्स मिशन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और लूनर कोडेक्स मिशन में जो है वो 157 देशों के विभिन्न क्षेत्रों से 30,000 से अधिक कलाकारों की कलाकृतियों का समावेश है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, पहली बार FIDE रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएंगे डी गुकेश, याद रखिएगा, डी गुकेश। ऑप्शन ए आंसर है इसका। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वाड में शामिल देश नहीं है, तो क्वाड में शामिल देश जो नहीं है वो ब्रिटेन है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, ब्रिटेन, याद रखिएगा। भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ करवाया गया? तो ये कहाँ करवाया गया? तो ये करवाया गया है असम में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, असम। अगला प्रश्न है, मांड मुख्य रूप से किस राज्य की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है? तो लोक गायन शैली के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन ए आंसर है इसका, राजस्थान, याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं तो मांड जो है वो मांड राजस्थान के जैसलमेर इलाके में 11वीं सदी में प्रचलित अर्धशास्त्रीय पारंपरिक लोक गायन है शैली है, 11वीं शताब्दी से ही प्रचलित है। और यह जो है वो ठुमरी और गजल का समावेश शैली है। और केसरिया बालम आवो नहीं पधारो मारे देश गीत मांड शैली के गाई गई है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? तो कौन सा पुर्तगाली था? तो ये था दुआर्ते बारबोसा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, दुआर्ते बारबोसा। और इसके बारे में कुछ बताते हैं तो दुआर्ते बारबोसा जो है वो दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में अपनी पुस्तक बुक ऑफ दुआर्ते बारबोसा में ही विस्तार से वर्णन किया है। यानी इसका बुक जो है पुस्तक ऑफ दुआर्ते बारबोसा नाम की एक पुस्तक है, उसी में वर्णन किया है। और फिर बारबोसा जो था विजयनगर साम्राज्य की यात्रा 1515 और 1515 से 16 ईस्वी में किया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु अनुसंधान और मौसम के पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है?
तो पूर्वानुमान के लिए कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। ऑप्शन बी आंसर है इसका, सुपर कंप्यूटर, याद रखिएगा। और वहीं अभी भारत में जो नवीनतम कंप्यूटर है तो सबसे सुपर कंप्यूटर है वो एक ऐरावत हो गया, एक उसके बाद प्रत्यूष हो गया, उसके बाद परम सिद्धि हो गया, पहले परम रुद्र हो गया, फिर परम सिद्धि हो गया। ये सब जो है वो भारत के नवीनतम सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। और फिर भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था वो कंप्यूटर परम था, 8000 कंप्यूटर परम 8000 था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रहीदे खाली स्थान की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके लिए उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रदर्शित करता है वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, हिमाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1978 में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, 1978 में। और इसका स्थापना जो किए थे वो कुलदीप नायर इसके संस्थापक थे, याद रखिएगा। कुलदीप नायर के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया? तो व्यास सम्मान की बात करें तो ये दिया गया सूर्यवाला को। ऑप्शन ए आंसर है इसका, सूर्यवाला को दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो ये जो आया था वो आया था कर्नाटक राज्य का। ऑप्शन डी आंसर है इसका, कर्नाटक राज्य, याद रखिएगा। और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन पहले मैसूर का राज्य कहलाया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो सौर वृक्ष की बात करें तो ये किया गया है दुर्गापुर में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, दुर्गापुर। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष दुर्गापुर में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। और इसका मदद से जो है अगला प्रश्न है, 1963 में ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो कौन सा राज्य था? तो ये नागालैंड था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका, नागालैंड। और नागालैंड जो है वो राज्य अधिनियम 1962 के तहत 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। और कोहिमा इसकी राजधानी थी, राजधानी घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मणिपुर का राजकीय पुष्प है? तो राजकीय पुष्प की बात करें तो सिरुई लिली हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, सिरुई लिली। और वहीं मणिपुर की गठन का बात करें तो 21 जनवरी 1972 को किया गया था इसका गठन, याद रखिएगा। और मणिपुर का जो राजधानी हो जाएगा इम्फाल हो जाएगा, मणिपुर का राजधानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं तो कौन सा रसायन मिलकर? तो ये अमीनो अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, अमीनो अम्ल, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विंडो 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किसको दबाना होगा? तो विंडो 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए F8 को। ऑप्शन डी आंसर है, सी आंसर है इसका, F8, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष में भारत का पहला युवा राजदूत रहा? तो कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं हिमा दास। ऑप्शन डी आंसर है इसका, हिमा दास, याद रखिएगा। और ये 20 नवंबर 2018 में विश्व बाल दिवस के अवसर पर इन्हें एम्बेसडर भी घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा की बात करें तो ये माइकल फैराडे। ऑप्शन बी आंसर है इसका, माइकल फैराडे, याद रखिएगा। और ये जो है वो एक सदिश राशि है और विद्युत का सदिश राशि है। और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट मीटर प्रति सेकेंड होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था हीरापुर, याद रखिएगा, हीरापुर में किया गया था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, हीरापुर। और इसका स्थापना जो किया गया था इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का वो 1918 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में
आसफ आसफ जाही राजवंश के निज़ामों ने शासन किया। तो आसफ वंश के निज़ामों ने जो शासन किया था वो किया था दक्कन प्रांत में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, दक्कन प्रांत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निक्षय पोषण योजना का उद्देश्य रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। तो ये जो सहायता प्रदान करता है तपेदिक टीबी से, ऑप्शन सी आंसर है इसका, तपेदिक टीबी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। तो कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 10 में है, ऑप्शन बी आंसर है इसका, अनुच्छेद 10। और अनुच्छेद 10 में वर्णित है कि जब संसद कानून बनाती है तो उसके प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति जो भाग के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान से भारत का नागरिक है उसका नागरिकता बना रहे। याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और नागरिकता जो मिलता है वो नागरिकता अधिनियम भारत 1955 के द्वारा 5 प्रकार से मिलता है। 5 प्रकार है, एक जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण या प्राकृतिकरण के द्वारा, और एक है भारत में कोई भी क्षेत्र शामिल हो तो उसका क्षेत्र नागरिकों को भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा, ऐसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान देश के केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां है। तो ये जो हो जाएगा विदेशी मुद्रा रिजर्व, ऑप्शन सी आंसर है इसका, विदेशी मुद्रा रिजर्व। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रार्क का अनुक्रमण कहाँ होता है। तो हाइड्रार्क का अनुक्रमण की बात करें तो गीली स्थल में होता है, गीली स्थल, ऑप्शन सी आंसर है इसका, गीली स्थल। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो ये चकान गान नगरई। याद रखिएगा, चकान गान नगई, ऑप्शन ए आंसर है इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इनाम गांव की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी आंसर है इसका, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, एक पुरातात्विक स्थल भी है। याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि खाली स्थान के बीच थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 1956 हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, 1951 से 1956। याद रखिएगा। और इस योजना में कृषि पर उच्च प्राथमिकता दिया गया था। याद रखिएगा। और योजना का उद्देश्य जो था वो था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया है। तो ये जो किया है वो तमिलनाडु किया है, ऑप्शन डी आंसर है इसका, तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये जो किया गया है छऊ के लिए, ऑप्शन सी आंसर है इसका, छऊ के लिए किया गया था। और इनका जन्म जो हुआ था वो 25 जून 1957 को सरायकेला झारखंड में हुआ है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को आवृत किया गया था। तो ये किया गया था 200 जिलों को, ऑप्शन डी आंसर है इसका, 200। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर NREGA का नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना किया गया था, यानी MGNREGA कर दिया गया था। याद रखिएगा। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लाया गया था। देखते हैं आगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए ताकि इसका PDF आपको मिल सके। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 1960 के दशक के मध्य में हुआ है, ऑप्शन बी आंसर है इसका, 1960 के दशक के मध्य में। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो किया गया था 1966-67 में से माना जाता है। याद रखिएगा। और हरित क्रांति के जनक की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन की बात करें तो ये हो जाएगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। जब जो मल लोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? तो कौन सा राज्य से है? तो ये सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सिक्किम, याद रखिएगा। और वहीं बिहार के बारे में बताते हैं तो बिहार का लोक नृत्य जो है वो जट जटिन है, झिझिया है और फिर विदेशिया है। ये सब याद रखिएगा, बिहार के बारे में तो याद ही रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्र द्वारा प्रदान किए जाने वाला लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समूहन अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, समूहन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो ये होता है राज्यपाल के पास। ऑप्शन बी आंसर है इसका, राज्यपाल के पास होता है, याद रखिएगा। और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के अंतर्गत अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड, क्षमा या उसका प्रविलंब या विराम करने के अथवा दंडादेश को निलंबित करने के अधिकार है, याद रखिएगा। लघु अधिकार शक्ति प्राप्त है और राज्यपाल को मृत्युदंड निलंबित करने की शक्ति रखता है, याद रखिएगा, राज्यपाल। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें उनके बारे में बताती है? तो ये बताता है उपधारा बी। ऑप्शन बी आंसर है इसका, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है? तो मुख्य बैंक की बात करें तो ये हो जाएगा नाबार्ड। ऑप्शन डी आंसर है इसका, नाबार्ड, याद रखिएगा। और इसका स्थापना जो किया गया था, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1942 को किया गया था और इसका मुख्यालय जो है मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तनाव या वैमनस्य शैथिल्य क्या है? तो शैथिल्य क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाशक्तियों के बीच तनाव, शैथिल्य। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैश्वीकरण का संबंध किसके अतिप्रबंधित एवं उन्मुक्त चलन से है? तो अतिप्रबंधित एवं उन्मुक्त चलन की बात करें तो ये हो जाएगा सभी से है, याद रखिएगा। प्रौद्योगिकी हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, माल हो जाएगा, ये सब से हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को चार भागों में विभाजित किया है। तो ये जो 4 भाग में विभाजित किया है वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आश्रम में, याद रखिएगा, आश्रम। और फिर आर्यों की बात करें तो आर्य अपने मानव जीवन को सामान्य 100 वर्ष मानते हुए 25 के 4 वर्ष आश्रमों में विभाजित किया है, यानी कि 25 वर्ष के करके 100 वर्ष को बताया है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? तो जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु की बात करें तो ये हो जाएगा धर्मद्रोही या विधर्मी मानकर जलाने से। ऑप्शन बी आंसर है इसका। और जॉन ऑफ आर्क की बात करें तो ये 1412 से 1431 ईस्वी तक फ्रांस की एक लोक वीरांगना थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क फर्स्ट किसका पृष्ठपोषक थे? किसका पृष्ठपोषक थे कनिष्क फर्स्ट? तो ये थे महायान बुद्धवाद के। ऑप्शन बी आंसर है इसका, महायान बुद्धवाद के। और कुषाण वंश का शासन कनिष्क 78 से लेकर के 102 ईस्वी तक बौद्ध धर्म के महायान शाखा का पोषक था, याद रखिएगा। और कनिष्क जो था कुषाण वंश के महान शासक में था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं के बारे में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकल्प के ऑप्शन से इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंडीगढ़, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो निश्चित ही वर्णित है, तो ये जो है पादशाहनामा हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, पादशाहनामा में वर्णित है।
हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? तो हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? तो घर्षण की अधिकता के कारण। ऑप्शन सी आंसर है इसका, घर्षण की अधिकता। निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो कहा जाता है वो फिनलैंड को। ऑप्शन सी आंसर है इसका, फिनलैंड, याद रखिएगा। ऐसे वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थककारी कौन सा है? तो अनर्थककारी है तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। ऑप्शन डी आंसर है इसका, यूकेलिप्टस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा फल शर्करा, फ्रुक्टोज, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका। निम्न में से किस अम्ल में क्षारकता एक है? तो क्षारकता के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ऑप्शन आंसर हो जाएगा डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, याद रखिएगा। और डाइसोडियम फॉस्फेट की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है Na2HPO4 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो पेंट तैयार करने में किया जाता है तो ये अलसी का तेल होता है, अलसी का तेल। ऑप्शन डी आंसर है इसका, अलसी का तेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होता है पर्यावरण के द्वारा किसके द्वारा प्रदूषण होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी आंसर है इसका। कौन देश में विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी? तो कौन से देश में किया गया था? तो ये किया था फ्रांस में। ऑप्शन सी आंसर है इसका, फ्रांस, याद रखिएगा। और ये वर्ष 1894 में आयोजित किया गया था पेरिस में, याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न है, विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ऑप्शन बी आंसर है इसका, 2 अप्रैल को, याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं, तो 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है, और फिर 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है, और फिर 5 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, याद रखिएगा। और फिर 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। और एक है 22 अप्रैल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार की बात करें तो ये किए थे टिम बर्नर्स-ली, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका। और ये 1989 में इसका आविष्कार किया गया था, 1989 में। और कुछ बता देते हैं, तो जैसे कि फेसबुक हो गया, इसका मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे आविष्कारक। और फिर मार्टिन कूपर की बात करें तो मार्टिन कूपर जो किए थे वो सेल फोन का आविष्कार किए थे, याद रखिएगा। और कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, याद रखिएगा। और ईमेल की बात करें तो ईमेल का आर सैमुअल टॉमलिंसन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय है? तो मुद्रास्फीति को किया जाता है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कीमत नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? तो संविधान सभा के सुझाव की बात करें तो एम एन रॉय दिए थे। ऑप्शन सी आंसर है इसका। 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा का सुझाव दिए थे। और फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बनी थी, यही 1935 में। अगला प्रश्न है, यूरिया का सार्वजनिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है ये यकृत में, यकृत शिरा हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, यकृत शिरा। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? तो जलीय घोल की बात करें तो ये डाईएथिलाइमीन हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, डाईएथिलेमाइन, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा बिर्र है? तो मुद्रा बिर्र की बात करें तो
ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा इथियोपिया का, ऑप्शन बी आंसर है इसका, इथियोपिया। और किस देश, कौन सा देश का राजधानी है और किस देश का मुद्रा क्या है, ये सब याद रखिएगा, पूछा ही जाता है। तो कुछ के बारे में बताए थे, जैसे कि टोगो हो गया, तो टोगो की राजधानी हो जाएगा वो लोम हो जाएगा और मुद्रा फ्रैंक हो जाएगा। और फिर जाम्बिया याद रखिएगा, तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगा और मुद्रा क्वाचा हो जाएगा। और केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगा और मुद्रा शिलिंग हो जाएगा। तो ये सब याद ही रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फसल का बीमा किसके अंतर्गत आता है? तो फसल का बीमा की बात करें तो ये आता है राष्ट्रीय बीमा कंपनी, ऑप्शन डी आंसर है इसका, राष्ट्रीय बीमा कंपनी। और व्यापक फसल बीमा योजना जो आया था वो 1985 में प्रारंभ किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशंस शब्द बनाया? तो कौन बनाए थे? तो ये बनाए थे एफ.डी. रूजवेल्ट, ऑप्शन बी आंसर है इसका, एफ.डी. रूजवेल्ट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेड आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो रेड आर्मी के संस्थापक की बात करें तो ये थे लियोन ट्रॉट्स्की, याद रखिएगा, ट्रॉट्स्की, ऑप्शन बी आंसर है इसका, लियोन ट्रॉट्स्की। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो ये हुआ था व्लादिमीर लेनिन, या सॉरी TNB का हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, TNB का खोज हुआ था। और ये जो हुआ था सर्वप्रथम वो हुआ था 1892 में रूसी बायोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पसीना रोधी पादपों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसमें से क्या होता है? तो ये एल्यूमिनियम यौगिक होता है, ऑप्शन सी आंसर है इसका, एल्यूमिनियम यौगिक। विश्व का ऐसा कौन सा एकमात्र औद्योगिक देश है जिसने क्योटो नवाचार अनुसमर्थन नहीं किया है? तो इसका समर्थन नहीं किया था, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन डी आंसर है इसका, अमेरिका, याद रखिएगा। और क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो 11 दिसंबर 1997 में हस्ताक्षर किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल पे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केरल का कुट्टानाड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केरल का कुट्टानाड की बात करें तो भारत में सबसे कम तुंगता वाले क्षेत्र के लिए, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर स्थित है तो किस राज्य में स्थित है? सेंट थॉमस चर्च की बात करें तो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में, ऑप्शन बी आंसर है इसका, केरल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्रॉम वर्ब। तो सवाल है, प्रश्न है, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क्स हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर है इसका, याद रखिएगा। सी नहीं, सॉरी, बी होगा, इज वर्किंग हो जाएगा। ही सक्सीडेड बिकॉज ही इज वर्किंग, ऑप्शन बी आंसर है इसका, याद रखिएगा, बी होगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर है इसका, पेसमेकर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और PDF के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, 1000 सब्सक्राइबर पूरा होते ही PDF दे देंगे और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। अगला प्रश्न है, विधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो संधि विच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा वधु जोड़ आगम, ऑप्शन बी आंसर है इसका। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो ये हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न मैथ का है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं, आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। 470 इसका आंसर हो जाएगा। 97 नंबर के आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1800 रुपया, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। 98 नंबर के आंसर की बात करें तो 98 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। वीडियो पॉज करके आप बना लीजिएगा। 99 नंबर के आंसर की बात करें तो 99 का आंसर ए हो जाएगा। और लास्ट सवाल है, अंतिम प्रश्न, तो 100 के आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, 3286 रुपया। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बिहार दरोगा का, बिहार मद्य निषेध के लिए, बिहार पुलिस के लिए, सबके लिए यूजफुल है प्रैक्टिस सेट, बहुत ही लाभकारी है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।